हमारे इस YouTube चैनल के नए प्रोग्राम ऑडियो आर्टिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे कि भारत अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेगा। 18 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति कौन चुनता है, मतों की गणना कैसे होती है, 2022 में गणित क्या रहने वाला है, एक सांसद के वोट की वैल्यू क्या होती है, एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होती है और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितने वोट्स की ज़रूरत होती है, इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस ऑडियो आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुलाई में राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम हाल ही में जारी किया गया। चुनाव की अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून 2022 होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2022 होगी। राष्ट्रपति चुनाव की तिथि 18 जुलाई 2022 होगी और अगर मतगणना की आवश्यकता हुई तो ये 21 जुलाई 2022 को होगी। इसके मद्देनज़र हम आपको बता रहे हैं कि भारत अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेगा। देश के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति संसद का अहम हिस्सा होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो। इसके अतिरिक्त जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के जरिए तत्काल प्रभाव से किसी कानून पर दस्तखत करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। दिल्ली और पुदुचेरी की केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित संसद और विधानसभाओं के सदस्यों अर्थात सांसद और विधायकों का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। कम से कम 50 इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव देते हैं और 50 दूसरे इलेक्टर उसे अपना अनुमोदन देते हैं, अर्थात 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। विधान परिषदों के सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात ये राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते। प्रस्तावकों और अनुमोदकों का इतिहास देखते हैं। एक निश्चित संख्या में इलेक्टर्स किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव दें। यह प्रथा पहले 5 राष्ट्रपति चुनावों के बाद शुरू हुई। तब यह बहुत आम बात थी कि बहुत से उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो जाते थे जबकि उनके चुने जाने की संभावना बहुत कम थी। 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में 17 उम्मीदवार खड़े हुए लेकिन उनमें से 9 को एक भी वोट नहीं मिला। ऐसा 1969 के चुनाव में भी हुआ जब 15 उम्मीदवारों में से 5 को एक भी वोट नहीं मिला। इस प्रथा को निरुत्साहित करने के लिए 1974 में ये नियम बनाया गया कि उम्मीदवारों का चुनाव में खड़े होने के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों और 10 अनुमोदकों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 2500 रुपये के अनिवार्य सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी शुरू किया गया। ये परिवर्तन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952 में संशोधनों के जरिए किए गए। 1997 में एक्ट में फिर संशोधन किया गया और इन संशोधनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाकर 15,000 रुपये और प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों में प्रत्येक की संख्या 50 कर दी गई। अगर आप चाहते हैं इस ऑडियो आर्टिकल की PDF प्राप्त करना तो आप PSIR हिंदी क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों पर ही आपको इसकी PDF अवेलेबल रहेगी। अब जानते हैं कि मतों की गणना कैसे होती है। राष्ट्रपति चुनाव में मतों की गणना के लिए विशेष वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सांसदों और विधायकों को अलग अलग वोटिंग वेटेज दिया जाता है। प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू उसके राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक की वैल्यू 208 होगी और सिक्किम के विधायक की 7। चूँकि संवैधानिक संशोधन 2002 में पारित किया गया था इसलिए राज्य की जनसंख्या की गणना 1971 की जनगणना के आधार पर की जाती है। देश भर के विधायकों के सभी वोटों के योग को निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करने पर एक सांसद के वोट की वैल्यू मिलती है। 2022 में गणित क्या होगा, इसमें क्या बदलाव होंगे,
2017 के राष्ट्रपति चुनावों में 31 राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टर्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के साथ राज्यों की संख्या घटकर 30 रह गई है। एक्ट के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा भंग कर दी गई और जम्मू एवं कश्मीर यूटी के लिए एक नई विधायिका का गठन होगा, जो कि अभी बाकी है। राष्ट्रपति चुनावों के इलेक्टोरल कॉलेज में पहले विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाता था। 1992 में संविधान में संशोधन किया गया ताकि दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें खास तौर से शामिल किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर के विधायक भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकें, इसके लिए संसद में एक ऐसा ही संवैधानिक संशोधन पारित करना होगा। इस अनुमान के आधार पर कि जम्मू एवं कश्मीर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं हैं, इन चुनावों में विधायकों के वोटों की कुल संख्या को समायोजित किया जाएगा। कुल 4120 विधायकों की संख्या में से जम्मू कश्मीर के 87 विधायकों को हटा दिया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वोट शेयर 6264 को भी कुल वोट शेयर 5,49,495 से कम किया जाना चाहिए। इन परिवर्तनों को समायोजित करने के बाद 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 4033 विधायक भाग लेंगे और सभी विधायकों का संयुक्त वोट शेयर 5,43,231 होगा। आगे एक इंडेक्स में दे रखा है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में विभिन्न राज्यों के निर्वाचित विधायकों के वोटों की वैल्यू क्या होगी। आप अपने राज्य का इसमें नाम और उसके विधानसभा सीटों की कुल संख्या 1971 के अनुसार जनगणना क्या थी और प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू क्या रही और राज्य के टोटल वैल्यू वोटों की क्या रही, इसका आप इस सारणी में वर्णन देख सकते हैं। एक सांसद के वोट की वैल्यू 2017 में 708 से घटकर 2022 में 700 हो जाएगी। सांसद के वोट की वैल्यू की गणना का फॉर्मूला ये रहेगा कि विधायकों के सभी वोट्स की कुल वैल्यू अपॉन निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। विधायकों के सभी वोट्स की कुल वैल्यू 5,43,231 है और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या 776 है, अर्थात सांसद के वोट की वैल्यू 700 हो जाती है। उल्लेखनीय है कि सांसदों के वोट की वैल्यू को सबसे करीबी हॉल नंबर से राउंड ऑफ कर दिया जाता है, यानी उसे पूर्णांक बना दिया जाता है। इससे सभी सांसदों के वोटों की कंबाइंड वैल्यू 5,43,200 हो जाती है। जीतने के लिए कितने वोट्स की ज़रूरत होती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के जरिए किया जाता है। इस प्रणाली में इलेक्टर्स वरीयता के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। कोई उम्मीदवार तब विजेता होता है जब उसे वैध वोटों की कुल वैल्यू का आधे से एक अधिक हासिल होता है। इसे कोटा कहा जाता है। कल्पना कीजिए हर इलेक्टर वोट देता है और हर वोट वैध होता है। कोटा का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, सांसदों के वोट्स की कुल वैल्यू प्लस विधायकों के वोट्स की कुल वैल्यू अपॉन 2 + 1। सांसदों के वोट्स की कुल वैल्यू 5,43,200 है। विधायकों के वोट्स की कुल वैल्यू 5,43,231 है अपॉन 2 + 1। कोटा जो है वो 5,43,216 है। दल बदल विरोधी कानून जो कि सांसदों को दलगत विचारधारा से इतर जाने से रोकता है, वह राष्ट्रपति चुनावों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सांसद और विधायक अपना बैलेट गुप्त रख सकते हैं। वोटों की गिनती राउंड्स में होती है। पहले राउंड्स में गिने जाने वाली हर बैलेट का पहला प्रेफरेंस लिखा जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को इस चरण में कोटा मिलता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो जाती है। जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, इस राउंड में उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी ये वोट अब उस उम्मीदवार को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरा प्रेफरेंस मिला था। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सिर्फ एक उम्मीदवार रह जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इलेक्टर सभी उम्मीदवारों के लिए अपने प्रेफरेंस बताए। अगर बैलेट में कोई दूसरा प्रेफरेंस नहीं बताया गया है तो बैलेट को दूसरे राउंड में एग्जॉस्टेड बैलेट माना जाएगा और आगे उसकी गिनती में वह शामिल नहीं होगा। 5वें राष्ट्रपति चुनाव जिसमें श्री वीवी गिरी को चुना गया था, वह अकेला अवसर था जब किसी उम्मीदवार ने पहले राउंड में कोटा हासिल नहीं किया था। फिर दूसरे प्रेफरेंस वोट्स का मूल्यांकन किया गया था और श्री गिरी को 8,36,337 में से 4,20,077 वोट मिले थे।
और वह राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए थे। भारत के अकेले राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 रहा, अकेले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया। 1977 के चुनाव में 37 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे थे, लेकिन छानबीन करने पर 36 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिए और श्री रेड्डी एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। So thanks for watching this video and please do subscribe CS The Mind YouTube channel.